बशीर की आंख खुली तो उसने अपने बराबर वाली चारपाई पर नजर डाली। खाली चारपाई उसका मुंह चढ़ा रही थी। वो उठकर देखना चाहता था कि शकीला इस वक्त उठकर कहाँ चली गई है। वो चंद दिन से नोट कर रहा था कि रात में शकीला अक्सर कुछ वक्त के लिए चारपाई से गायब हो जाती है। सुबह होने पर वो घर में ही होती है। इस बारे में उसने कुछ जब भी शकीला से पूछा तो वो हर बार हंस कर टाल जाती थी। 2 रोज़ पहले बशीर के जोर देने पर उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें वहम हो गया है, मैं भला रात में कहाँ जा सकती हूँ। अगर मैं अपनी चारपाई पर से उठती भी हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बाथरूम तक जाती हूँ। मेरे साथ ये क्यों होता है कि जब भी मैं कुछ वक्त के लिए नींद से बेदार होता हूँ तो तुम चारपाई पर नहीं होती। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुम्हें ख्वाब आता होगा। शकीला ने कहा, ख्वाब से तुम्हारा क्या मुराद है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं कब कह रही हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो? अक्सर ऐसा होता है कि एक ही ख्वाब मुसलसल कई दिन तक नजर आता रहता है। ऐसा ही तुम्हारे साथ हो गया होगा। ख्वाब नहीं, हकीकत है ये कहकर वो चुप हो गया। बशीर उस वक़्त खामोश ज़रूर हो गया था, लेकिन उसने दिल में तहैया कर लिया था कि वो ये राज मालूम करके रहेगा कि ये क्या चक्कर है। बशीर का गांव रहीमपुर से 1 मील दूर पहाड़ी सिलसिला में था। शहर जाने वालों को इन्हीं पहाड़ी सिलसिला के बीच में से गुजरना पड़ता था। अभी तक पुख्ता सड़क नहीं बनी थी। कच्चा रास्ता था जिस पर बैलगाड़ियों के ज़रिए सफ़र करना पड़ता था। बशीर और शकीला की शादी को 1 साल हो चुका था। अभी उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। बशीर को बच्चों की बहुत चाहत थी, इसलिए वो चाह रहा था कि उनकी भी कोई औलाद हो ताकि वो बच्चों को खिला सके। शकीला जब मैके जाने लगी तो बशीर ने ताकीद की थी कि वो किसी अच्छे डॉक्टरनी को दिखा कर आए और इसे पूछे कि हम अभी तक औलाद से क्यों महरूम हैं। शकीला मैके 1 हफ्ते रही। इस दौरान उसने लेडी डॉक्टर को दिखाया। उसने कोई दवाई तजवीज़ करके खाने को लिख दी थी तो 1 महीने के बाद डॉक्टरनी के पास आना था। पूरा महीना वो मैके में नहीं रुक सकती थी क्योंकि वो 1 हफ्ते का कह कर आई थी। उनके गांव से फैज़ू बैलगाड़ी से गांव के लोगों को शहर जाने और शहर के लोगों को गांव वापस लाकर शाम को आ जाता था। शकीला जिस दिन बैलगाड़ी में गांव आ रही थी, अचानक बादल घिर आए। हर तरफ अंधेरा छा गया। तेज़ हवाएं चलने लगीं। बैलों ने घबरा कर तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया। अचानक बैलगाड़ी के पहलू में एक बड़ा सा पत्थर आने पर बैलगाड़ी उलट गई। मुसाफिर बैलगाड़ी से नीचे गिर गए थे। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मुसाफिर तूफान से बचने की कोशिश में भटक गए। 1 घंटा गुजरने पर तूफान थम गया और हल्की हल्की बारिश के साथ ही मौसम खुशगवार हो गया था। तब मुसाफिरों को ढूंढकर बैलगाड़ी पर सवार कर लिया गया। शकीला का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ निकल गई थी। खूब तलाश करने पर शकीला ना मिल सकी। फैज़ू अभी कुछ देर उसका इंतज़ार करना चाहता था, लेकिन मुसाफिरों के शोर मचाने पर उसे दोबारा सफ़र शुरू करना पड़ा। तूफ़ान आ जाने पर मुसाफिर बौखला गए थे और जल्द से जल्द अपने अपने घरों को जाना चाहते थे। रात गए तक शकीला घर नहीं पहुंची थी। बशीर बहुत परेशान था कि वो घर क्यों नहीं पहुंची। जब वो फैज़ू के पास गया तो असल हकीकत का इसे इल्म हो जाने पर वो परेशान हो गया। वो शकीला को तलाश करने अकेला ही चल पड़ा। हर तरफ तारीकी का राज था, फिर भी वो लालटेन की रोशनी में शकीला को फैज़ू के बताए हुए रास्ते पर ढूंढता जा रहा था, मगर शकीला का दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। रात की तारीकी में आगे बढ़ना नुकसानदेह था क्योंकि आगे खुदा न खास्ता दरिंदे घूमते फिरते रहते थे। वो इनका शिकार बन सकता था, इसलिए वो पलट आया और शकीला की तलाश का काम अगले दिन पर रख दिया। दूसरे दिन सुबह ही से शकीला की ढूंढ शुरू हो गई थी। गांव के लोग जंगल के अंदर भी चले गए। वो ना मिलना था और ना मिल सकी। सब ने यही तसव्वुर कर लिया कि शायद वो भटक कर जंगल में चली गई थी और किसी जंगली जानवर ने उसे चीर फाड़ कर खा लिया है, वरना अगर वो जिंदा होती तो ज़रूर मिल जाती। बशीर भी सब्र करके बैठ गया था। इस बात को 3 माह गुजर जाने पर कभी कभी बशीर को ऐसा महसूस होता था कि जैसे शकीला को किसी जानवर ने नहीं खाया। वो ज़रूर जिंदा होगी, कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी। एक दिन उसने सुना कि पड़ोस के गांव मुख्तार गोट में एक औरत जंगल से मिली है जो गुमसुम सी है, किसी से बात नहीं कर रही। अगर कोई बात भी करे तो जवाब नहीं देती और बुरी तरह से घूर घूर कर देखती है। कोई औरत उसको छूने की कोशिश करती है
तो बौखला जाती है। किसी का ख्याल था कि कोई जानवर उसे बचपन में जंगल में उठाकर ले गया होगा और उसने उसे अपने बच्चों की तरह पाला होगा, इसलिए वो इंसानी ज़बान समझ नहीं रही, क्योंकि जंगल में भेड़िए और बनमानस बड़ी तादाद में मौजूद थे। इन जानवरों के मुतालिक पहले ही बहुत सी कहानियाँ मशहूर थीं कि वो बच्चों को जंगल में उठा कर ले जाते हैं और पालते हैं। ऐसा बच्चा इंसानों के हाथों लगता है तो फिर वो बड़े अरसे के बाद जाकर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है। गरज तरह तरह की क़यास आराइयाँ फैल चुकी थीं। बशीर को भी शौक़ हुआ कि वो भी जाकर देखे। मुख्तार गोठ जाकर उसे मालूम हुआ कि उस औरत को अस्पताल में रखा गया है ताकि उसकी देखभाल और इलाज कराया जाए। उस औरत को जब गांव के लोगों ने पकड़ा था, उस वक़्त वो उनसे खुद को छुड़ाकर जंगल के अंदर भाग जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से उनके काबू में आई थी। गांव वाले उसे पकड़ते नहीं, लेकिन उन्हें शक इस तरह हुआ था कि वो इनको छुप छुप कर झाड़ियों में देख रही थी। उसने जिस्म के हिस्से को कपड़ों की बजाय दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों से छुपाया हुआ था। जब लोगों ने उससे बात करना चाही तो वो वहाँ से भागकर एक झाड़ी में छुप गई। पकड़ने पर उसने अपने दांतों से उनके हाथों को काटना शुरू कर दिया था। बहुत मुश्किल से गांव वालों के काबू में आई थी। अस्पताल के कमरे में जैसे ही बशीर की नज़र उस औरत पर पड़ी तो वो बुरी तरह से चौंका, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि शकीला थी। शकीला को देखकर उसे खुशी भी हो रही थी और दुख भी कि उसके साथ जंगल में क्या बीती है और वो ऐसी हो गई है। डॉक्टरों ने बशीर को बताया कि वो किसी ज़हनी सदमे से जो दो चार होकर ऐसी हो गई है। जब अपनों को देखेगी तो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हालत में आ जाएगी। डॉक्टर्स ने ठीक ही कहा था। 15 दिन के अंदर अंदर नॉर्मल हालत में आ गई, मगर कभी कभी वो खोई खोई सी दिखाई देने लगी थी। अब वो अक्सर रातों को अपनी चारपाई पर दिखाई नहीं देती थी। बशीर चारपाई से उठना ही चाह रहा था कि घर के बाहर का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। वो ऐसे बन गया जैसे सो रहा है। शकीला कमरे में दाखिल हुई और अपनी चारपाई पर लेट गई। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसने बड़ा फासला भाग कर तय किया है, जिसके बायस उसकी सांसें उखड़ गई हैं। बशीर ने उससे कुछ कहना मुनासिब ना समझा और खामोशी से सो गया। दूसरी रात बशीर ने बाहर के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी अपने तकिए के नीचे छुपा दी। बशीर ने बज़ाहिर शकीला को दिखाने के लिए आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन वो जाग रहा था। 1 घंटा गुजर जाने पर शकीला उठी और बाहर जाकर वापस आ गई। उसने दरवाजे पर पड़ा ताला देख लिया था, इसलिए वो इधर उधर देख रही थी। शायद वो कुछ तलाश करने की कोशिश कर रही थी। नाकामी पर शकीला चारपाई पर लेट गई, लेकिन वो बदस्तूर चारपाई पर करवटें बदल रही थी। किसी तरह भी उसे करार नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर उठी और मुख्तलिफ जगहों पर कुछ तलाश करने लगी। तलाश करते करते वो बशीर की चारपाई की तरफ बढ़ी और अभी तकिए के नीचे हाथ डालना ही चाह रही थी कि बशीर आंखें बंद किए हुई बोला, शकीला, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। बशीर को जागता पाकर वो जल्दी से चारपाई पर लेट गई। उसे भी नींद आ गई थी, लेकिन जब भी आंख खुलती वो शकीला की चारपाई पर ज़रूर एक नज़र डाल लेता। उसकी जब भी शकीला पर नज़र पड़ती उसे बेकरार ही पाया। सुबह बेदार होने पर उसने देखा कि शकीला की आंखें सुर्ख हो रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो रात भर सो नहीं सकी। दूसरी रात भी यही हुआ। वो पूरी रात चारपाई पर करवटें बदलती रही। सुबह बेदार होने पर शकीला खफा होते हुए बोली, बशीर, तुम दरवाजे पर ताला क्यों डालते हो? बस ऐसे ही, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? बशीर ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। फिर ये बेतबारी कैसी? 2 दिन से ताला क्यों लगा रहे हो? शकीला ने कहा, इन दिनों चोरियां बहुत हो रही हैं, इसलिए ताला लगा रहा हूँ कि चोर ना आ घुसें। बशीर ने बात बनाई, चोर दीवार फांद कर भी आ सकते हैं, इसलिए ताला लगाता हूँ कि वो कुंडी खोलकर अपने साथियों को अंदर ना बुला सकें। बशीर ने कहा, हमारे पास रखा ही क्या है जो चोर उठा कर ले जाएंगे? शकीला ने कहा, जो भी है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। बशीर ने कहा। शकीला से जब कुछ बात ना बनी तो वो खामोश हो गई। नाश्ता करके वो जब घर से निकला तो बेइख्तियार उसकी नज़र मकान की दीवार पर पड़ी। दीवार के नीचे बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था कि रात में किसी जानवर ने मिट्टी खोदकर गड्ढा बना दिया हो। गड्ढा बहुत गहरा था। गड्ढे के किनारे मिट्टी पड़ी थी
اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کسی جانور کو کیا ضرورت پڑ گئی اس کے دیوار کے ساتھ زمین کو کھودنے کی۔ جانور گاؤں کا رخ نہیں کرتے تھے۔ غلطی سے کوئی جانور ادھر آ بھی نکلے تو گاؤں کے لوگوں کے ڈنڈے کھانے پر وہ دوبارہ گاؤں کا رخ نہیں کرتا تھا۔ کہیں کسی چور نے یہ حرکت نہ کی ہو، بشیر نے خود کلامی کی۔ گاؤں میں اکثر چور گھروں کے پیچھے کی دیواروں میں سوراخ کر کے گھروں میں گھس جاتے تھے اور چوری کر کے چلتے بنتے تھے۔ گاؤں کے تمام ہی مکان کچے تھے، اس لیے گھروں کی دیوار کی مٹی کھرچ کر اینٹ ہٹا دینے سے اتنا بڑا سوراخ بنا لیتے تھے کہ وہ آسانی سے گھر میں داخل ہو کر سامان باہر لے جا سکیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بشیر کے گھر کی دیوار کے نیچے مٹی کھود کر گڑھا بنا دیا گیا تھا اور گڑھے سے سیدھا راستہ سین میں نکلتا۔ چوروں کا خیال آتی ہی وہ گھر کے اندر گیا اور پھاوڑا اٹھا کر لے آیا اور گڑھے کے اوپر پڑی مٹی کو دوبارہ سے گڑھے میں ڈال کر زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنی پرچون کی دکان پر چلا گیا۔ دن بھر کام میں مصروف رہنے کے بعد وہ رات کو لوٹ آیا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے گڑھے والی جگہ کو دیکھا، وہ ابھی تک ہموار تھی، اسے دوبارہ نہیں کھودا گیا تھا۔ رات کو کھانا کھاتے ہی اسے نیند کے جھونکے آنے لگے اور وہ چارپائی پر لیٹتی ہی گہری نیند سو گیا۔ سونے سے پہلے وہ باہر کے دروازے کو تالا لگانا نہیں بھولا تھا۔ چابی چھپا کر وہ مطمئن ہو گیا۔ نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ پیاس بھی بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ بشیر نے آنکھ کھولتے ہی شکیلہ کی چارپائی پر نظر ڈالی۔ خالی چارپائی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر شکیلہ کمرے میں نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ صحن کا منظر صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ صحن میں کوئی کالی سی شے دکھائی دی۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور دروازے کو تھوڑا اور کھول دیا۔ صحن میں جو اسے منظر دکھائی دیا تھا وہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ شکیلہ صحن میں نیم عوریہ حالت پر میں پڑی تھی اور ایک کالا ریچھ اس کے بدن پر اپنی زبان ایسے پھیر رہا تھا جیسے اسے تسکین مل رہی ہو۔ شکیلہ ریچھ سے بالکل بھی خوف زدہ نہیں تھی۔ چاند کی روشنی میں شکیلہ کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس عمل پر بہت مسرور سی ہو رہی تھی۔ بشیر سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ صبح اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ مٹی کھود کر گڑھا کس نے کیا تھا۔ یہ ضرور اس ریچھ کی حرکت تھی۔ اس نے گھر میں گھسنے کے لیے ہی زمین کھودی تھی۔ کوئی چور ہرگز ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ ریچھ کی حرکت پر بشیر کو بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ریچھ اس پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ ریچھ کو مارنے کے لیے کلہاڑی ڈھونڈنے لگا۔ جلد بازی میں وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر چارپائی پر گر پڑا۔ اس کے گرنے سے کمرے میں ہلکا سا شور ہوا۔ وہ سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اس کی نظر دیوار پر لٹکی ہوئی کلہاڑی پر پڑی۔ بشیر نے کلہاڑی اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور صحن کی طرف لپکا۔ صحن میں ریچھ موجود نہیں تھا۔ شکیلہ کپڑے پہن چکی تھی۔ وہ تالا کھول کر دروازے سے باہر بھاگا۔ وہ ہر صورت میں اس ریچھ کو کلہاڑی کے وار کر کے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ باہر ریچھ کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ بشیر ریچھ کی تلاش میں ناکامی پر واپس آ گیا۔ شکیلہ بری طرح خوف زدہ اور سہمی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بشیر کو غصے میں دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ بشیر نے صحن کا منظر دیکھ لیا ہے، اس لیے وہ سخت غصے میں ہے۔ شکیلہ یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے۔ اس ریچھ کی آنکھوں میں نہ جانے کس قسم کی کشش ہے کہ میں بے خود سی ہو جاتی ہوں اور وہ جو چاہتا ہے میں اس کے اشاروں پر وہی سب کچھ کرنے میں مجبور ہو جاتی ہوں، شکیلہ نے بتایا۔ راتوں میں بھی اٹھ کر تم اس ریچھ کے پاس چلی جاتی ہو، بولو یہ بات سچ ہے نا؟ بشیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ سچ ہے، یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں جھک گئیں۔ بشیر سخت غصے میں تھا۔ شکیلہ دل ہی دل میں بری طرح سے خوفزدہ تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں غصے میں وہ اسے ہلاک نہ کر دے، اس لیے شکیلہ نے کچھ چھپانے کی بجائے صاف صاف بتانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ شکیلہ آج میں بہت غصے میں ہوں، غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے سب کچھ بتا دو کہ تم گم کس طرح ہوئی تھی، تمہارے ساتھ جنگل میں کیا بیتی تھی کہ تم اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھی تھی۔ اس دن میں بھٹک کر جنگل میں جا نکلی تھی۔ اندھیرا اس قدر چھا گیا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اندازے سے ایک طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی، نہ جانے کتنی دیر چلتی رہی، مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔
बस मैं तूफ़ान से बचने के लिए पनाह हासिल करना चाहती थी। बिलाखिर तूफ़ान से बचने के लिए एक जगह मिल ही गई। पहाड़ियों के अंदर एक गार था। मैं उस गार के अंदर दाखिल हो गई। गार के अंदर दाखिल होने पर मैं खुद को मुतमईन महसूस कर रही थी। तूफ़ान थम जाने पर मैं गार से बाहर निकलना ही चाहती थी कि एक रीछ गार के बाहर खड़ा मुझे घूर रहा था। उसे देखकर मेरा दम खुश्क हो गया। मैं उसकी मौजूदगी में गार से बाहर नहीं जा सकती थी। उससे बचने के लिए मुझे कोई तरकीब लगानी थी। फौरी तौर पर बचने के लिए मेरे जहन में यही तरकीब आई कि मैं दम साधे ज़मीन पर पड़ जाऊं। हो सकता है कि मुझे मुर्दा समझकर यहाँ से चला जाए। मेरे ज़मीन पर लेटने पर वो तेज़ी से मेरी तरफ लपका और मुझे सूंघने लगा। मैं अपने खौफ पर काबू ना पा सकी और बेइख्तियार मेरे मुंह से चीख निकल गई और मेरा बदन ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। रीछ ने मेरे जिस्म पर ज़बान फेरनी शुरू कर दी। न जाने उसकी ज़बान में क्या बात थी कि मेरा खौफ जाता रहा। मैंने कांपना बंद कर दिया। मेरे जिस्म में अजीब सा सुरूर आ रहा था। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा कि मेरे साथ क्या बीती। जब होश आया सुबह हो चुकी थी। जंगली फल मेरे पास पड़े थे। भूख बड़ी ज़ोर से महसूस होने पर मैंने वो फल खा लिए। रीछ गार में नहीं था। इस मौके से फ़ायदा उठाकर मैं जैसे ही बाहर आई मुझे रीछ नज़र आ गया। घबरा कर मैं वापस गार के अंदर आ गई। प्यास की शिद्दत महसूस होने पर मैं फिर बाहर आई। मुझे देखकर रीछ ऐसे मेरी तरफ बढ़ा जैसे पंजे मारेगा। प्यास लगी है, क्या प्यासी मर जाऊं? मैं गुस्से से बोली। मेरे बोलने पर वो रुक गया और गर्दन झुका ली और आगे बढ़ दिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मेरी बात समझ गया है। मैं उसके पीछे कुछ दूर चलने पर एक नहर नज़र आई। मैंने अपनी खूब प्यास बुझाई। मेरे पानी पीने पर उसने मुझे अपने मुंह से इशारा किया। मैं समझ गई कि वो चाह रहा है कि मैं दोबारा गार में चल दूं। मेरे गार की तरफ चलने पर वो मेरे पीछे पीछे चल दिया। मेरे गार में दाखिल होने पर वो गार के बाहर ही बैठ गया। मैं जितने देर भी गार में रही, रीछ ने मेरा बहुत ख्याल रखा। वो मेरे लिए जंगली फल ले आता था। बस उसमें बुरी आदत यह थी कि वो मुझे गार से फरार नहीं होने देता था। रात के वक़्त वो मेरे जिस्म पर जैसे ही ज़बान फेरता मैं बेखुद सी हो जाती थी और फिर मैं उसकी ऐसी आदी हो गई थी कि रात का बेचैनी से इंतज़ार करने लगती थी। मेरा इस लज्जत के बायस गार को छोड़ने को दिल ही नहीं करता था। मेरी याददाश्त भी जाती रही थी। मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं रहा था। ऐसा महसूस होता था कि जैसे किसी ने मेरे जहन से याददाश्त को बिल्कुल मिटा दिया हो। बस मुझे इतना याद रहता था कि रात होने पर रीछ मेरे पास आएगा और वो आते ही मेरे जिस्म पर ज़बान फेरेगा। मैं बेखुद सी हो जाऊंगी। फिर सुबह हो जाने पर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था कि रात मेरे साथ क्या हुआ था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, रीछ मेरी तरफ से बेफिक्र हो गया था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि मैं अब उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसलिए बेफिक्री से वो गार से दूर तक चला जाता और मैं उसके गार के बाहर ना होने का फ़ायदा उठा नहीं पा रही थी। और फ़ायदा उठाती भी कैसे? मुझे कुछ याद ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती थी, मेरे अपने कौन हैं। मुझे कुछ याद रहता था तो सिर्फ इतना कि रात को रीछ मेरे पास आएगा। एक दिन मैं नहर पर जाने के लिए निकली थी कि कुछ इंसान नज़र आए। मैं उन्हें देखकर घबरा गई और छुपने के लिए इधर उधर भागने लगी। मेरी हालत भी ख़राब हो चुकी थी। बाल मैल से छुटे हुए थे, कपड़े भी फट चुके थे। पत्तों से जिस्म के औज़ार को छुपाया हुआ था। जिस्म पर काला काला मैल लगा हुआ था। वो लोग बात करने को मेरी तरफ आए। मैं झाड़ियों में छुप गई। वो मुझे पकड़ने लगे। मैंने उनको दांतों से काटना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आए और पकड़कर अस्पताल ले आए और मेरा इलाज शुरू हो गया। फिर तुम आ गए और पहचान कर मुझे घर ले आए। मेरा इलाज हो जाने पर मेरी याददाश्त वापस लौट आई, मगर मुझे रीछ की याद आती थी और रात मैं बेचैन हो जाती। रातों में मुझे महसूस होता कि कोई मुझे बुला रहा है। एक रात मैं दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर चली गई। गांव के बाहर मुझे रीछ नज़र आ गया। वो एक दरख्त के नीचे खड़ा था। मुझे देखते ही उसने गर्दन का एक झटका दिया, जैसे वो मुझे अपने पास आने का इशारा कर रहा हो। मैं बेखुद सी होकर उसके पास चली गई और दरख्त के नीचे ही लेट गई और वो मुझ पर झुक गया। सुबह होने से पहले पहले मैं घर आकर अपनी चारपाई पर लेट गई। अब मेरा हर वक्त ये मामूल हो गया था। तुम्हें भी मेरे जाने का इल्म हो गया था। मैं रात में कहीं चली जाती हूँ।
اس لیے تم نے دروازے کو تالا لگا کر سونا شروع کر دیا تھا۔ ریچھ نے جب دیکھا کہ میں درخت کے نیچے نہیں آ رہی ہوں تو اس نے دیوار کے نیچے زمین کھودی اور صحن میں آ گیا۔ اس کے صحن میں آنے پر میں بے خود سی ہو کر چارپائی سے اٹھی اور صحن میں چلی گئی۔ وہاں ریچھ میرا منتظر تھا اور پھر اس نے وہی عمل شروع کر دیا جو وہ غار میں کرتا تھا۔ اگر تم نہ دیکھ لیتے تو پھر یہ عمل گھر کے صحن میں جاری رہتا، مگر تم نے دیکھ لیا اور ریچھ صحن سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں صبح پیش امام صاحب سے بات کرتا ہوں، بشیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بار پھر باہر گیا اور پھاوڑے سے دیوار کی مٹی کو ڈال کر ہموار کر کے آ گیا۔ وہ مطمئن نہیں تھا، اسے یہ خدشہ لاحق تھا کہ ریچھ دوبارہ پھر آ سکتا ہے۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی۔ پیش امام صاحب صبح 9 بجے سے 12 بجے تک مسجد کے برابر مدرسے میں بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بشیر مدرسے میں جا کر ان سے ملا اور پوری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ اس کی بات سن کر پیش امام اشرف علی سوچ میں پڑ گئے۔ اس دوران وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک ان کی یہی حالت رہی، پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پیش امام اشرف علی نے آنکھیں کھول کر بشیر کو دیکھا۔ بشیر وہ انتہائی خبیث قسم کا جن ہے، اس لیے ان کے قبیلے کے جنوں نے اس کی جادوئی طاقت چھین کر ریچھ کی شکل میں اسے جنگل میں پھینکا ہوا ہے۔ جنگل میں جو عورت آ جائے وہ اپنی مغناطیسی آنکھوں کو استعمال کر کے اس کی یادداشت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس عورت کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ پیش امام صاحب جب ان کے قبیلوں کے جنوں نے ان کی جادوئی طاقت ختم کر دی ہے، پھر وہ کیسے عورت کی یادداشت بلا دیتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بات ایسی ہے جیسے عمر قید کے ملزم کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اسے جیل میں چلنے پھرنے، کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح جنات کے قبیلے نے اس جن کی جادوئی طاقت ضرور ختم کر دی ہے، مگر تھوڑی بہت جادوئی طاقت ضرور دے دی ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ اگر اس نے جنگل میں شرافت کی زندگی مقررہ مدت تک گزار لی تو پھر اسے معافی مل سکتی ہے۔ پیش امام صاحب نے بتایا۔ اس سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اس کا ایک حل یہی ہے کہ تمہیں پانی پڑھ کر بوتل میں دوں گا، وہ پانی کسی طرح تمہیں اس ریچھ کے سر پر ڈال دو۔ وہ پانی جیسے ہی ریچھ کی سر پر پڑے گا، اس کے ذہن سے شکیلہ کی صورت مٹ جائے گی۔ شکیلہ کے سامنے آ جانے پر بھی وہ اس کے نزدیک نہیں آئے گا۔ یہ کس طرح سے ہوگا؟ وہ مجھے دور سے ہی دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ اس کا آسان حل یہی ہے کہ تمہیں شکیلہ کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ وہ 1-2 دن چھوڑ کر پھر تمہارے صحن میں آئے گا۔ تم چھت کے اوپر کنارے پر جا کر بیٹھ جانا اور شکیلہ اسے چھت کے کنارے کے نیچے لے آئے۔ وہ جیسے ہی مطلوبہ جگہ آئے تم اوپر سے اس پر پانی ڈال دینا۔ مجبوری یہ ہے کہ شکیلہ اسے دیکھ کر بے خوشی ہو جاتی ہے، بشیر نے بتایا۔ وہ ریچھ کی شیطانی مغناطیسی آنکھوں کے سبب ایسا ہوتا ہے۔ میں شکیلہ کے لیے چند تعویذ دوں گا، وہ تمہیں روزانہ ایک تعویذ اسے پلانا ہوگا۔ ان کے پینے سے ریچھ کی مغناطیسی آنکھوں کا شکیلہ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، پیش امام صاحب نے بتایا۔ امام صاحب سے دم کیا ہوا پانی اور تعویذ بشیر لے آیا۔ راستے میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ اچھا ہوا ریچھ کے پاس زیادہ شیطانی طاقت نہیں، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ پیش امام صاحب چھوٹی نوعیت کے کام کرتے تھے۔ کسی پر آسیب یا جنات کا سایہ ہونے پر علاج کے لیے وہ اپنے استاد جمن سائیں کے پاس شہر بھیجا کرتے تھے اور وہ ایسے کاموں کے ماہر تھے۔ گھر پہنچ کر بشیر نے شکیلہ کو اعتماد میں لے کر سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پہلا تعویذ پی لینے پر وہ رات بھر سکون کی نیند سوئی تھی، جبکہ بشیر چھت پر پہرا دیتا رہا۔ پہلی اور دوسری رات ایسے ہی گزر گئی پر ریچھ نہیں آیا۔ تیسری رات ریچھ صحن میں آ گیا۔ اس کے آتے ہی شکیلہ کمرے سے سوئی ہوئی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکیلہ کو صحن میں آتا دیکھ کر ایک لمحے بشیر کو محسوس ہوا کہ وہ ریچھ کے سامنے راز نہ کھول دے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ تیزی سے ریچھ کی جانب بڑھی ضرور تھی، مگر پھر محتاط انداز میں واپس پیچھے ہٹنے لگی۔ اسے پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا۔ آہستہ آہستہ وہ ریچھ کو مطلوبہ جگہ لے آئی۔ بشیر پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے بغیر کسی تاکید کے بوتل کا پانی ریچھ کے سر پر انڈیل دیا۔ پانی کا گرنا تھا کہ ریچھ جلال میں آ گیا۔ اسے جلال میں دیکھ کر شکیلہ کمرے میں بھاگ گئی۔ ریچھ بھی کمرے میں جانا چاہتا تھا،
वो जिस तेज़ी से कमरे की तरफ लपका था उसी तेज़ी से पीछे की तरफ आ गया। रीछ को अंदर जाता देखकर बशीर के एक लम्हे को हाथ पांव ज़रूर फूल गए और वो तसव्वुर में रीछ को हमला करते शकीला पर देख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रीछ जिस गड़े से शेर में नमूदार हुआ था वो वैसे ही चला गया। रीछ के चले जाने पर बशीर ने सुकून का सांस लिया। कमरे में शकीला बुरी तरह से खौफजदा थी। जिस तरह रीछ उसकी जाने बढ़ा था, ऐसा लगा था कि वो उस पर हमला करेगा। बशीर छत से नीचे उतरकर शकीला का खौफ दूर करने को तसल्ली दी और यकीन दहानी कराई कि अब वो रीछ दोबारा नहीं आएगा। बशीर ने एक बार फिर गड़े को फावड़े से हमवार किया और कमरे के दरवाजे को कुंडी लगाकर सो गया। सुबह होने पर उसने पेश इमाम साहब को तमाम तफसीलात से आगाह किया तो पेश इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेफिक्र हो जाओ, वो रीछ अब दोबारा तुम्हारे घर का रुख नहीं करेगा, बल्कि वो पड़े हुए पानी के असर से इस गांव का रास्ता ही भूल जाएगा। मैं एक बोतल पानी और दे रहा हूँ, इसे घर के चारों कोनों में छिड़क देना, हर बला से महफूज रहोगे। पेश इमाम साहब ने एक बोतल बशीर के हाथ में थमा दी। बशीर ने घर जाकर पेश इमाम साहब की हिदायत के मुताबिक घर के चारों कोनों में पानी छिड़क दिया। एक मुद्दत गुजर जाने पर भी कभी बशीर ने उस रीछ को दोबारा नहीं देखा। अब बशीर बाप भी बन गया है।